हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम क्लास 11th के केमिस्ट्री के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसमें हमारा पहला चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इसमें हम बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा एटम और एटॉमिक मास, यानी कि परमाणु और परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, इसके बारे में हम समझेंगे। इसमें हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर हाई लेवल के कॉन्सेप्ट तक को हम समझेंगे कि कैसे परमाणु होता है, कैसे परमाणु द्रव्यमान निकालते हैं, और इसके न्यूमेरिकल को भी हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और उसी के बेस पर ही हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। इससे पहले भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिन्हें पढ़ना चाहिए, लेकिन ये सभी बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, जैसे कि द्रव्यमान क्या होता है, ऊर्जा क्या होता है, द्रव्य क्या होता है, तत्व क्या होता है, एलिमेंट यौगिक क्या होता है, मिश्र धातु क्या होता है। ये सभी चीजें हम 10th लेवल तक ही पढ़ चुके हैं, इसलिए इन सभी चीजों को डिस्कस नहीं करेंगे, और ये सभी हमारी चीजों के लिए इंपॉर्टेंट भी नहीं है। इसीलिए हम चलेंगे अपने मेन टॉपिक पर, जिसका नाम है परमाणु। तो बिना देरी किए आइए चलते हैं अपने नोटबुक पर। मेरा नाम है ऋषभ सिंह। आइए चलिए कुछ पढ़ लेते हैं। अगर आप सब इस चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए हुए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कीजिए, जिससे हमारे अगले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप सबके पास सबसे पहले पहुंचे। तो अब चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं तो शांतिपूर्वक कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए और सभी चीजों को नोट करते रहिएगा। हमें इस लेक्चर में पढ़ना है परमाणु और परमाणु द्रव्यमान के बारे में। आप लोगों को कुछ और चीजों के बारे में पहले से ही नॉलेज होना ही चाहिए, जिससे हम आगे की चीजें जब और भी अच्छे से पढ़ेंगे तो उन सभी चीजों में आपको पता हो। जैसे कि ऊर्जा क्या होता है, द्रव्य क्या होता है, द्रव्य के प्रकार यानी कि ठोस, द्रव, गैस, 3 अवस्थाएं होती हैं, इनके बारे में, और द्रव्य के रासायनिक वर्गीकरण यानी कि तत्व क्या होता है, यौगिक क्या होता है, मिश्र धातु क्या होता है, मिश्रण क्या होता है, ये सभी चीजें आप लोगों को जानना ही चाहिए। तो अब चलते हैं एटम के बारे में, यानी कि परमाणु के बारे में समझते हैं। देखो, परमाणु जो होता है ना, ब्रह्मांड में सभी की सभी चीजें कई कणों से मिलकर बनी होती हैं, और वो कण जो होते हैं वो बहुत ही छोटे कण होते हैं। उन्हीं कणों को ही हम कहते हैं परमाणु। तो इस प्रकार से यह डिफिनीशन क्या निकला कि ब्रह्मांड के छोटे से छोटे कण को हम कहते हैं परमाणु। लेकिन इसका हम साइंटिफिक रीजन यानी कि साइंटिफिक डिफिनीशन क्या कहेंगे, इसके लिए चलिए लिखते हैं। देखो, इसके लिए डिफिनीशन है किसी तत्व का वह छोटे से छोटा कण, वह छोटे से छोटा भाग, लिख लीजिए, छोटे से छोटा भाग जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, उसी को ही परमाणु कहते हैं। ठीक है ना, परमाणु कहलाता है। अब इसके बारे में समझो कि परमाणु कहलाता है, इसका डिफिनीशन क्या है। देखो, हमने बताया कि ब्रह्मांड का सबसे छोटा कण परमाणु कहलाता है, लेकिन इसके लिए हम एक और डिफिनीशन दे दिए कि वह छोटे से छोटा भाग, किसी भी तत्व का वह छोटे से छोटा भाग जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, यानी कि कोई रासायनिक क्रिया हो रहा है, यानी कि कोई रासायनिक रिएक्शन हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तो उसमें जो सबसे छोटा भाग होगा उसी को ही हम कहते हैं परमाणु। और इसको हम डिफिनीशन समझ में आ गया कि परमाणु किसे कहते हैं, वह छोटे से छोटा भाग जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, उसी को ही हम परमाणु कहते हैं। और इसका लॉजिकल डिफिनीशन हमने बता दिया कि ब्रह्मांड के सबसे छोटे कण को हम कहते हैं परमाणु। ठीक है, अब देखो परमाणु के बारे में कुछ और बेसिक नॉलेज लेते हैं। जो अक्रिय गैस होते हैं,
अक्रिय गैस यानी कि नोबल गैस, यानी कि जैसे हीलियम हो गया, ऐसे ही आर्गन हो गया, ये सभी चीजें अब अक्रिय गैस हैं। जो किसी गैस से रिएक्शन नहीं करते हैं उनको हम कहते हैं अक्रिय गैस। तो अक्रिय गैसों के परमाणु स्वतंत्र होते हैं, यानी कि वो इस ब्रह्मांड में कहीं भी आ जा सकते हैं, वो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में काम नहीं करते। ठीक है, स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं। और इसके बारे में नॉलेज लेते हैं। जो हम सभी परमाणु को, सभी तत्व को हम किसी नाम से देते हैं, जैसे फास्फोरस को P से, हाइड्रोजन को H से, ऐसे ही डिनोट करते हैं, तो इनको हम सिंबल कहते हैं। लेकिन इसके बारे में और समझो। अक्रिय गैसों के परमाणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं, जबकि एक और चीज लिख लीजिए, अभी इसको अधूरा सेंटेंस कह सकते हैं, जबकि अन्य गैसों के परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते। मतलब कि इस ब्रह्मांड में वो किसी न किसी तत्व के साथ रिएक्शन करके ही रहेंगे। वो ऐसे ही अकेले नहीं घूम सकते, वो तत्व किसी न किसी तत्व के साथ जरूर ही रहेगा, तभी वह स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। ठीक है, अवस्था में नहीं रह सकते। ठीक है, अब इसके बारे में और थोड़ी नॉलेज लेते हैं। हमने क्या बताया कि किसी भी तत्व का सबसे छोटा भाग जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसी को ही हम कहते हैं परमाणु। ठीक है, और हमने यह भी बताया कि हाइड्रोजन को हम H से डिनोट करते हैं, और हाइड्रोजन जिसका परमाणु द्रव्यमान होता है, इसमें थोड़ा सा बेसिक पॉइंट इसको नोट करते हुए लिख लीजिएगा कि हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान, अभी परमाणु द्रव्यमान के बारे में आगे हम बात करने वाले हैं, लेकिन इस चीज को लिख लीजिए। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1.008 AMU होता है। अभी हम आगे यह भी बताएंगे कि AMU क्या है, इसके लिए अभी नोट बस कर लीजिए और आगे चीजें हम बताते हैं। तो परमाणु समझ में आ गया कि किसी भी तत्व का सबसे छोटा भाग कोई तत्व है। ठीक है, चलो मान लेते हैं जैसे कोई तत्व है यहां पर, तो इसमें जो सबसे छोटा भाग हम ले लेते हैं और वह रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले उसी ही छोटे भाग को हम कहेंगे कि यह परमाणु है। ठीक है ना, तो अब इस परमाणु का कुछ द्रव्यमान भी होगा। अगर कोई भी पदार्थ है तो उसका कुछ ना कुछ तो द्रव्यमान होगा, वजन होगा, तो उसी को हम कहते हैं परमाणु द्रव्यमान। अब परमाणु द्रव्यमान के बारे में समझते हैं। तो देखो परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, यानी कि एटॉमिक मास क्या होता है। एटॉमिक मास को नापने के लिए हम कार्बन के परमाणु को लेते हैं। ठीक है, उसको हम मात्रक मानेंगे, और मात्रक नहीं, उसको हम मानक मानेंगे, मतलब एक स्टैंडर्ड वैल्यू उसका लेंगे, और उसी वैल्यू के ही आधार पर हम सभी परमाणु के द्रव्यमान को निकालते हैं। ठीक है, ये बेसिक बात है, थोड़ा सा ध्यान रखना। अभी नए हो इसलिए इन चीजों को समझने में थोड़ी कठिनाई हो सकती है, इसलिए आप इस लेक्चर को 2 बार देख लेंगे तो और आसान हो जाएगा। तो ध्यान से समझो, किसी भी परमाणु का द्रव्यमान नापने के लिए हमने एक ऐसा सिस्टम निकाला, यानी कि कार्बन का एक परमाणु हमने ले लिया और उसी के ही द्रव्यमान के आधार पर हम सभी परमाणुओं के द्रव्यमान को निकालते हैं। मतलब कार्बन का जो परमाणु है उसको हमने आधार बनाया और उसके आधार से ही हम सभी परमाणुओं के द्रव्यमान को निकालते हैं। तो चलो इसके डिफिनीशन को लिखते हैं कि परमाणु द्रव्यमान क्या होता है। तो इसका परिभाषा कहता है कि किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान, यानी कि एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, परमाणु द्रव्यमान वह संख्या है। अब अगर किसी भी चीज का द्रव्यमान होगा, जैसे मान लो मेरा ही वजन ले लो, तो मेरा वजन
65 किलो, तो यह एक संख्या ही तो है। 65 जो है यह एक संख्या है, तो वह भी, तो परमाणु द्रव्यमान भी एक संख्या है। तो वह संख्या है जो यह प्रदर्शित करता है, जो यह प्रदर्शित, यानी कि जो यह दिखाता है, प्रदर्शित करता है कि उस तत्व में, उस तत्व का एक परमाणु कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान के 1/12 भाग में, अभी इसको भी समझाते हैं, भाग से कितने गुना भारी है। अब इसको समझो, इसके बारे में समझो। इसको समझने के लिए हम बस एक चीज लिखते हैं, अभी आपके समझ में आ जाएगा। इसका एक फार्मूला होता है, परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है, इसका एक फार्मूला कि तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान, एक परमाणु का द्रव्यमान बटे 1/12 गुणे C12 के एक परमाणु का द्रव्यमान। अब इसके बारे में ध्यान से समझ लो कि क्या कहता है। अभी हम समझाएंगे ना, अभी पूरे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। देखो क्या कहता है कि किसी भी तत्व का अगर आपको द्रव्यमान निकालना है, ठीक है, तो क्या करिए, आप बस उस तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान ले लीजिए। किसी भी तत्व का अगर पूरा तत्व है, ठीक है, तो उसका परमाणु द्रव्यमान निकालना है, तो उसके केवल एक परमाणु का द्रव्यमान आप पता कर लीजिए। उसके बाद क्या करिए कि जो कार्बन 12 मतलब क्या, ध्यान समझिए। कार्बन जैसे हाइड्रोजन 1H1 होता है, 1H1 होता है, 1H2 होता है, 1H0 भी होता है, 1H0 भी होता है। तो इस प्रकार से ये सभी चीजें समस्थानिक और समभारिक के अंतर्गत आते हैं, यह बात हमें पता है। तो वैसे ही कार्बन 12 भी समभारिक के अंतर्गत आता है। कार्बन 12 मतलब कि जिस परमाणु का, वह कार्बन हम लेंगे जिसका एटॉमिक मास 12 है, ठीक है। ये सभी चीजें बड़े लेवल की बातें हैं, अभी आप लोग को समझ में आने वाला नहीं है, लेकिन समझने की कोशिश कीजिए, समझ में आ जाएगा। कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान जितना है, उसमें 1/12 से गुणा कर दीजिए, और जो हमारे पास तत्व का एक परमाणु का द्रव्यमान है उसमें भाग कर दीजिए। उसी को ही हम कहते हैं परमाणु द्रव्यमान। बात समझ में आ गई कि परमाणु द्रव्यमान किसे कहते हैं? किसी तत्व का एक परमाणु का द्रव्यमान बटे 1/12 गुणे कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान को ही हम कहते हैं परमाणु द्रव्यमान। बात समझ में आ गई? अब देखो AMU हमने बताया था कि क्या होता है, अब यहां पर समझ लो। यहां पर AMU का जो मतलब है इसके बारे में समझो। AMU जो होता है, जैसे हम अगर लंबाई को नापना चाहें तो हम मीटर में नापते हैं, वैसे ही AMU जैसे हमें मान लो पानी को नापना है तो उसे हम लीटर में नापते हैं। तो वैसे ही जब हम किसी परमाणु का द्रव्यमान नापते हैं तो AMU में नापते हैं, यानी कि परमाणु द्रव्यमान इकाई, यानी कि परमाणु द्रव्यमान इकाई कहते हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट, और इसी को शॉर्ट में लिखते हैं AMU। बात क्लियर हो गई? तो यानी कि परमाणु द्रव्यमान का जो मात्रक है, अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि परमाणु द्रव्यमान का मात्रक क्या है, तो आप बताएंगे AMU, यानी कि एटॉमिक मास यूनिट। बात क्लियर हो गई? तो हमने परमाणु के बारे में पढ़ लिया, परमाणु द्रव्यमान के बारे में पढ़ लिया। अब हम चलते हैं ग्राम परमाणु और ग्राम परमाणु द्रव्यमान के बारे में बात करते हैं।
तो अब चलो समझते हैं कि ग्राम परमाणु तथा ग्राम परमाणु द्रव्यमान क्या होता है इसके बारे में। देखो, ग्राम परमाणु मतलब कि एक ग्राम परमाणु में जितने भी एक ग्राम परमाणु में जितने भी परमाणु होते हैं, किसी तत्व के कुछ परमाणु होंगे तो उसी में कुछ नंबर्स को हमने डिसाइड कर लिया कि इतने नंबर अगर एक ग्राम परमाणु इतने परमाणु इस तत्व में है तो उस तत्व को हम देंगे नाम कि 1 ग्राम परमाणु है वह। और उसी को ही निकाले थे एवोगाड्रो जी ने, निकाला था कि इसके संख्या कितने होंगे। तो इसी के बारे में हम बात करेंगे ग्राम परमाणु में, यानी कि किसी तत्व के 6.023 गुणे 10 पे घाते 23 परमाणु, ठीक है, इसी को ही हम कहते हैं एवोगाड्रो संख्या। एवोगाड्रो संख्या यानी कि आवोगाद्रो नंबर भी कहते हैं, जिसको हम n परमाणु से भी डिनोट करते हैं, n परमाणु। और यह जो होता है इसको हम लिखते हैं एवोगाड्रो संख्या, ठीक है ना, एवोगाड्रो संख्या। अब देखो इसके बारे में, उसके 1 ग्राम परमाणु को डिनोट करता है, प्रदर्शित करता है। 1 ग्राम परमाणु को प्रदर्शित करता है। अब ध्यान से समझो इसके बारे में। कोई तत्व है, ठीक है, कोई तत्व है, जैसे यहां पर ही हमने बताया था कि यह एक तत्व है, मान लो, बस इमेजिन करो कि यह एक तत्व है, तो इसमें छोटे छोटे परमाणु होंगे, ठीक है। तो अगर किसी तत्व में इतने परमाणु हैं, जैसे कि 1 परमाणु, 2 परमाणु, 3 परमाणु, वैसे ही 6.023 गुणे 10 पे घाते 23 परमाणु हैं, जिसको हम कहते हैं आवोगाद्रो संख्या, तो उसको हम कहेंगे कि 1 ग्राम परमाणु है। बात क्लियर हो गई? तो इसी को हम कहते हैं 1 ग्राम परमाणु क्या होता है। अब हम चलते हैं कि अगर किसी तत्व में इतने परमाणु हैं तो उसको हम कहते हैं ग्राम परमाणु। तो ग्राम परमाणु का भी द्रव्यमान होगा, तो उस ग्राम परमाणु द्रव्यमान को ही हम कहेंगे ग्राम परमाणु द्रव्यमान। तो चलो उसको भी निकालते हैं, उसका भी डिफिनीशन लिखते हैं। क्या है, देखो, किसी तत्व के n परमाणुओं का द्रव्यमान, n परमाणु का द्रव्यमान मतलब कि इतना लिख लीजिए, 6.023 गुणे 10 पे घाते 23 परमाणु, ठीक है, का द्रव्यमान ग्राम में, क्योंकि हमें क्या निकालना है, ग्राम में, तो ग्राम में लिख लो, ग्राम में उस तत्व के ग्राम परमाणु द्रव्यमान को प्रदर्शित करता है, द्रव्यमान को प्रदर्शित करता है। अब इसके बारे में फिर से समझ लो, प्रदर्शित करता है। अब इसके बारे में ध्यान से समझो क्या कहता है। देखो, कोई भी तत्व है उसमें इतने परमाणु हैं तो उसको हम कहें कि 1 ग्राम परमाणु है, ठीक है। अब अगर कोई भी परमाणु है तो उसका द्रव्यमान होगा, तो अगर ग्राम परमाणु है तो उसका जो द्रव्यमान होगा उसको हम कहेंगे 1 ग्राम परमाणु द्रव्यमान, और उसी चीज को हमने यहां पर लिखा है। तो अब इसके लिए एक फार्मूला भी है, उस फार्मूले के बारे में हम बात करते हैं। चलो, एक फार्मूला है जिसको ऐसे लिखते हैं, 1 ग्राम परमाणु यानी कि 1 ग्राम एटम, ठीक है। 1 ग्राम एटम इज इक्वल टू लिखेंगे n परमाणु यानी कि n एटम, और इसका मतलब होता है, n एटम का मतलब होता है 6.023 गुणे 10 पे घाते 23 परमाणु, ठीक है। इसको और भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि इज इक्वल टू n परमाणुओं का द्रव्यमान, n परमाणुओं का द्रव्यमान। हमने यही तो बताया है कि किसी भी ग्राम में
किसी ग्राम एटम में, किसी ग्राम परमाणु में जितने द्रव्यमान होंगे उसी को हम कहते हैं ग्राम परमाणु द्रव्यमान। तो उसी के बारे में हम लिख रहे हैं, तो इसी को हम लिखेंगे ग्राम परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, बात समझ में आ गई कि 1 ग्राम परमाणु में जितने भी उसका द्रव्यमान होगा उसी को ही हम कहेंगे ग्राम परमाणु द्रव्यमान। और 1 ग्राम परमाणु में n परमाणु होते हैं और n का मतलब होता है 6.023 गुणे 10 पे घाते 23। बात समझ में आ गई। तो अब चलो इस पर एक एग्जाम्पल लेते हैं और इस पर हम समझते हैं कि अगर न्यूमेरिकल आया तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये रहा हमारे सामने एक न्यूमेरिकल और इसको हम सॉल्व करके समझाते हैं कि कैसे किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे इससे रिलेटेड। ठीक है ना, एक न्यूमेरिकल से सारे न्यूमेरिकल आप सॉल्व करना सीख जाएंगे, बस ध्यान से समझिए। क्या दिया है, 120 ग्राम कार्बन में, ठीक है, 120 ग्राम कार्बन हमने ले लिया। यहां पर चलो मान लेते हैं 120 ग्राम कार्बन हमने रखा है। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है ग्राम परमाणु कितने होंगे। 120 ग्राम कार्बन में ग्राम परमाणु कितने होंगे इसके बारे में पूछ रहा है। और दूसरे नंबर पर पूछ रहा है कि इस 120 ग्राम परमाणु में 120 ग्राम कार्बन में कितने परमाणुओं की संख्या है इसके बारे में भी पूछ रहा है। तो दो चीजें पूछ रहा है, पहले इसका ग्राम परमाणु बता दो और दूसरा इसमें कितने परमाणु होंगे इसके बारे में भी बता दो। तो चलो ध्यान से समझो, बात को ध्यान से समझना। इसके लिए हमने एक फार्मूला बताया है। क्या बताया है कि ग्राम परमाणु बराबर होता है द्रव्यमान अपान में क्या है, परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, अब इसके बारे में ध्यान से समझो, इसके फार्मूले को ध्यान से समझ लेना, यहीं से ही सारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं। ठीक है, ध्यान से समझो, इस फार्मूले को याद कर लो, जब भी काम लगेगा यही काम लगेगा। ठीक है ना, तो अब देखो हमारे पास द्रव्यमान पता है, द्रव्यमान 120 ग्राम दिया है। ठीक है, परमाणु द्रव्यमान, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, हमने बताया था कि कार्बन 12 होता है, यानी कि परमाणु द्रव्यमान 12 होगा। ठीक है, तो यहां पर 12 लिखेंगे और यहां पर लिखेंगे 120। तो यहां लिख लीजिए 120 और यहां लिख दीजिए 12। तो हमें ग्राम परमाणु के लिए जो फार्मूला यूज करना था वह हमने यूज कर दिया है और इससे हमें मिला 10 ग्राम परमाणु, 10 ग्राम एटम हमें मिल चुका। ठीक है, अब ध्यान से समझो, ग्राम परमाणु के लिए ये एक फार्मूला है जिसको याद कर लीजिए, न्यूमेरिकल आया तो इससे लग जाएगा। यानी कि द्रव्यमान बटे परमाणु द्रव्यमान। अगर कार्बन है तो कार्बन का परमाणु द्रव्यमान लिखेंगे, हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान लिखेंगे, कोई भी तत्व है तो उसका परमाणु द्रव्यमान हम लिखेंगे। और जो हमारे पास द्रव्यमान दिया रहेगा उस द्रव्यमान को लिखेंगे और इससे उसके हम ग्राम परमाणु के बारे में बता सकते हैं। अब देखो हमें पता चल गया ग्राम परमाणु। अब हमें बताना है कि परमाणुओं की संख्या कितना है 120 ग्राम कार्बन में। तो इसके लिए हमारे पास एक और फार्मूला है, परमाणुओं की संख्या बराबर है ग्राम परमाणु की संख्या, ठीक है, गुणे 6.023 गुणे 10 पे घाते 23। यह एक फार्मूला है और यहां पर ग्राम परमाणुओं की संख्या यही है, तो 10 लिख लीजिए, गुणे 10 पे घाते, यहां पर लिखिए 10 पे घाते 23 लिख लीजिए, गुणे 6.023 लिख लीजिए। और इस प्रकार से हम यहां देखेंगे कि हमारे पास आएगा 6.023 गुणे 10 पे घाते 24 परमाणु। बात समझ में आ गई। तो यानी कि किसी भी ग्राम में अगर आपको परमाणुओं की संख्या निकालनी है तो आपको सबसे पहले ग्राम परमाणुओं के बारे में नॉलेज होना चाहिए, उसके बाद ही आप निकाल सकते हैं। तो अगर यह इस टाइप का अगर न्यूमेरिकल आया तो ये दोनों क्वेश्चन एक साथ ही आएंगे कि ग्राम परमाणु भी बता दो और परमाणुओं की संख्या भी बता दो। तो ये रहा एक न्यूमेरिकल। अब चलो एक और न्यूमेरिकल लेते हैं और उसमें और आसान तरीके से हम समझाएंगे कि परमाणु द्रव्यमान कैसे निकालेंगे। इसमें तो यह समझ लो एक स्टेप आगे चले गए थे, इसमें हमने परमाणु द्रव्यमान नहीं बताया कि कैसे निकालते हैं।
इसमें हमने सीधे डायरेक्ट रख दिया है। लेकिन अगर आपको परमाणु द्रव्यमान निकालना पड़ा तो कैसे निकालेंगे, इसके बारे में समझ लो। तो देखो, ये रहा हमारे सामने एक और क्वेश्चन, जिसमें हमें केवल यही बताना है कि कैल्शियम के 2 ग्राम परमाणु में कितना द्रव्यमान होगा, इसके बारे में हमें बताना है। तो ध्यान से देखो, इसके लिए जो हमने फार्मूला यहां पर यूज किया है ना, उसी फार्मूले को हम यूज करेंगे। ध्यान से देखो, अगर कोई भी 3 यूनिट दी हुई है और उन 3 यूनिट में से आपके पास 2 यूनिट दिया गया है, तो तीसरे यूनिट को आप फार्मूले के बेस पर निकाल सकते हैं। यह बात हमें पता है, जैसे चाल बराबर दूरी बट्टे समय, तो चाल और दूरी दिया गया है तो समय को हम निकाल सकते हैं। ऐसे ही आपके पास कोई भी 2 चीजें दी हुई हैं तो तीसरे चीज को निकाल सकते हैं। वैसे ही यहां पर भी आपके सामने 3 चीजें दी हुई हैं, तो 2 चीजें दी हुई हैं तो तीसरे चीज को आप निकाल सकते हैं। तो वैसे ही यहां पर भी दिया है कि हमें द्रव्यमान को निकालना है, यानी कि परमाणु द्रव्यमान को निकालना है। नहीं, परमाणु द्रव्यमान नहीं, द्रव्यमान को निकालना है। परमाणु द्रव्यमान तो हमें पता ही होगा, और ग्राम परमाणु के बारे में हमारे पास दिया हुआ है। तो इसके लिए फार्मूला लिखिए, द्रव्यमान बराबर होगा ग्राम परमाणु गुणे परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, अब इसके बारे में समझो क्या है ग्राम परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, तो देखो, ग्राम परमाणु क्या है, हमारे पास दिया है 2, और गुणे परमाणु द्रव्यमान। कैल्शियम का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वह होता है कितना, ध्यान से सोचो। कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान होता है 20। अब यह चीजें हम कैसे बता रहे हैं, इसके बारे में भी समझ लो। वैसे तो ये सभी चीजें क्वेश्चन के साथ ही दे दी रहेंगी, कि कोई भी अगर तत्व दिया रहेगा तो उसका परमाणु द्रव्यमान हमारे पास क्वेश्चन में ही दिया रहेगा, उसी को आप लोग यूज कर लीजिएगा। लेकिन अगर आपके पास नहीं दिया हुआ है तो इन सभी चीजों को पीरियोडिक टेबल में आप लोगों को याद करना पड़ेगा कि कौन से नंबर पर कौन सा तत्व है। मतलब सभी तत्व के परमाणु क्रमांक याद करने पड़ेंगे, और उसी का दुगुना कर दीजिए तो आपके पास परमाणु द्रव्यमान मिल जाता है। ऐसा हर बार संभव नहीं है, लेकिन अधिकांशतः ऐसे ही होता है। तो कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान 20 हो गया, और इस प्रकार से हमने बताया कि यह 40 ग्राम होगा। जो द्रव्यमान होगा 2 ग्राम परमाणु, कैल्शियम के 2 ग्राम परमाणु में 40 ग्राम द्रव्यमान होगा। बात समझ में आ गई? तो कैसे द्रव्यमान निकालना है इसके बारे में भी बता दिया हमने, ग्राम परमाणु द्रव्यमान कैसे निकालते हैं इसके बारे में भी बता दिया, और परमाणुओं की संख्या कैसे निकालते हैं इसके बारे में भी हमने बता दिया है। और ऐसे ही आप लोग बुक को उठाइए, उसमें और भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स दी हुई रहेंगे, उन सभी को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अब अगले लेक्चर में हम बात करेंगे कि अणु और आणविक द्रव्यमान यानी कि मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूलर मास क्या होता है इसके बारे में। तो अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो और कमेंट करके बताओ आप सबको यह वीडियो समझ में आया है या नहीं। और ऐसे ही ढेर सारे वीडियोज के लिए इस प्लेलिस्ट के अगले वीडियो के नोटिफिकेशन पाने हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम सब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए, खेलते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।